लास्ट वीक को, आप लोग वो जो फॉर्मेट किया है मैंने नहीं देखा है। हाँ, या
Hello, good morning, all of you. Good morning, sir. Okay, let us start with our new topic, that is array. We will do introduction of array today, and after that we will see few examples based on function that are asked in our HSC board exams, and at the same time we will discuss the paper pattern, how the HSC board exams paper patterns is there of computer science. If you are lucky enough, then I guess you will also not have exams like this year. Let's see. घी शक्कर Yes, sir. sir. है ना, सब लोग कितने खुश हो गए, एग्जाम नहीं होना चाहिए इसे। चलो देखते हैं, 1 year to go now। एग्जाम अगर दोबारा होगा तो फेब या मार्च में होगा, देखते हैं, तब तक सिचुएशन ठीक होगी तो अच्छी बात सर पर एंट्रेंस एग्जाम तो होगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम का सीएस से कुछ लेना देना नहीं रहता, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री। यस सर, पर सर रहता है ना लेना देना, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही सीएस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्या हो गया सर? मतलब जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना रहेगा वो तो एंट्रेंस कर सकता है ना, तो लेना देना तो है ही। नहीं, उसको तो पीसीएम का एग्जाम देना है ना, एंट्रेंस। सीएस तो पढ़ रहा है खाली बस एज ए नॉलेज, एज ए सब्जेक्ट, ताकि उसको बायोलॉजी और हिंदी ना पढ़ना। ओके सर, राइट, ओके, ठीक। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद C++ एरे। सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई गेस हमारा हुआ था एरे के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, और इसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एरे के, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एरे के एग्जांपल्स हम बोर्ड वाले सॉल्व,
और अगर ये आइडिया आ गया तो बोर्ड वाला जितना क्वेश्चन है ना वही सॉल्व कर लेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही। ठीक है, हेलो कुछ बोल सर। रहा था? हाँ सर, कल किधर तक करवाया आपने? क्या हो गया? कल आपने कहाँ तक करवाया? कल हमारा फंक्शन तक करवाया था ना। नहीं सर, मेरा बीच में Yes, मैं sir. लीव कर दिया, मेरा नेट इश्यूज था ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। मैं फिर यूट्यूब से कुछ देख स्किप हो गया फंक्शन में, फंक्शन टॉपिक में कुछ स्किप हुआ है क्या? हेलो, अरे कोई कुछ बोलेगा? स्किप हुआ है, सर वो वही बोल स्किप रहा हुआ है कि नहीं हुआ है? है। सो मैं यूट्यूब से देखा वही नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। कोई स्किप नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स कवर हुए। हमारा फंक्शन टॉपिक हो चुका है, जो नोट शेयर किया है वो फंक्शन का, सॉरी हाँ, फंक्शन का फाइनल नोट्स है। उसके अलावा हम खाली बस एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स करने वाले हैं जो बोर्ड में आए हैं क्वेश्चंस। तो जब हम लोग एरे कंप्लीट कर लेंगे तो मैं सोच रहा हूँ एरे और फंक्शंस दोनों का साथ में। ठीक है, क्लियर है? ओके फाइन। सो C++ एरे, लेट मी ज़ूम द स्क्रीन। ओके, C++ provides a data structure, array तुम्हारा data structure है, ठीक है, which stores a fixed size sequential collection of elements of same type। इसमें जो important words है वो याद रखो, जब तुम definition लिखोगे तो ये सारे points words होने चाहिए। fixed size sequential collection, ये word important है, ठीक है, of same type, ये word important है, ठीक है। size fixed होता है array का, sequentially element store करते हैं हम, और उसका टाइप सेम होता है, टाइप इन द सेंस डेटा टाइप। जो हमारा इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है, ये जितने भी डेटा टाइप्स है वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, एरे के केस में आई रिपीट वंस अगेन, C++ provides a data structure, the array which stores a fixed sequential collection of elements of same data type। कहीं कहीं पे टाइप लिखा होगा, कहीं पे डेटा टाइप लिखा होगा, टाइप एंड डेटा टाइप का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। एन array is used to store collection of data, ठीक है, एरे के अंदर सिंगल डेटा स्टोर नहीं करते, विच स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं। बट इट इज ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेम डेटा टाइप का जितना भी वैल्यूज है वो उसके अंदर स्टोर कर दो। एन एरे इन C++, सी बोलो या C++ बोलो, वी आर डीलिंग विद C++, सो वी विल कीप इट C++, और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सेम वर्क करता है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, अगर एरे का कॉन्सेप्ट है तो एरे का कॉन्सेप्ट सेम तरीके से वर्क है, ठीक है। कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सारे एलिमेंट्स तुम्हारे स्टोर होंगे, रैंडमली तुम एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे, ठीक है। इंडाइसिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम आगे देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। इंडाइसिस यानी पोजीशन, इन शॉर्ट, जैसे यहाँ पर देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये मेरा मेमोरी, ये मेरे वैल्यूज है, ठीक है, तो ये इंडाइसिस है 0 1 2 3 4 टिल 8, ये हमारे सारे लोकेशंस है। इंडाइसेस यानी लोकेशंस भी सिंपल वर्ड से बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एरे का लेंथ यानी टोटल 9 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 9 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 8 है, ठीक है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस। दे कैन बी यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव यानी जो इनबिल्ट होता है, प्रिमिटिव बोलो, इनबिल्ट बोलो, सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। सच एज int, float, char, double, जितने भी डेटा टाइप्स है तुम सबका डेटा टाइप्स का एरे क्रिएट कर सकते हो। जब हम लोग कैरेक्टर का एरे क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप। टू ऐड इट अप, सॉरी, टू ऐड टू इट एन एरे इन C++, in C++ can store derived data types such as structure, pointer, etc. ये सब भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर, पॉइंटर्स वगैरह। वो अब आगे चल के जब आप लोग क्लास वगैरह टॉपिक सीखोगे तब उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये छोटा सा एग्जांपल है एरे के पिक्चर्स का। यहाँ पर टोटल लेंथ है 9, इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और एंड इंडेक्स है 8। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल, समझो अगर हमें कोई प्रोग्राम करना है, ठीक है, वो प्रोग्राम करने के लिए अगर सपोज 99 वेरिएबल्स हमें चाहिए, 100 वेरिएबल्स चाहिए, तो अगर हमें 100 वेरिएबल्स बनाना होगा तो नॉर्मल तरीके से हम कैसे बनाएंगे, num0, num1, num2, num3 टिल num99, ठीक है। तो
उसको ओवरकम करने के लिए तुम एक सिंगल डायमेंशनल एरे बना सकते हो, ठीक है। वो एरे के अंदर तुम साइज स्पेसिफाई कर दो कि 99, तो 99 अगर तुमने स्पेसिफाई कर दिया तो टोटल 99 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। 100 स्पेसिफाई कर दिया तो टोटल 100 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एन एरे कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार तुम्हें आएगा, ठीक है, याद रखना हमेशा। मेमोरी लोकेशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, रैंडमली स्टोर नहीं होता, ओके। द लोएस्ट एड्रेस करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एलिमेंट, सबसे लोएस्ट एड्रेस 0 होता है बाय डिफॉल्ट, वो फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हेलो सर। फाइनली जो हाईएस्ट एड्रेस होता है तुम्हारा लास्ट एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर इंडेक्स में 8 तुम्हारा हाईएस्ट इंडेक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक छोटा सा दिया हुआ है कि सपोज अ क्लास ऑफ 27 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट्स, जैसे आपके क्लास में अभी एट प्रेजेंट है 50, ठीक है। तो समझो अगर 50 स्टूडेंट्स का मुझे ग्रेड स्टोर करने का है, उसका मार्क्स स्टोर करने का है, ठीक है। तो 50 वेरिएबल बनाने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक एरे क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। डबल डेटा टाइप का, क्योंकि ग्रेड स्टोर करने का है तो ग्रेड तुम्हारा मतलब जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज डेसिमल में होगा, तो हम डबल टाइप का यूज करके एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रेड 50 अगर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया तो टोटल 50 स्टूडेंट्स का मैं ग्रेड स्टोर कर सकता हूँ इजीली। उसका डेटा टाइप क्या होगा, डबल होगा। तुम चाहो तो इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, फ्लोट में स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। इससे क्या इजी हो जाता है कि हमें ग्रेड 50 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 टिल ग्रेड 50 वैसा क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वी कैन डायरेक्टली क्रिएट ग्रेड इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड साइज दैट इज 50, तो ऑटोमेटिकली 50 ग्रेड्स के वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग इजीली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग कुछ बोल रहे हो क्या? कोई कुछ जरा कुछ बोलो। हेलो सर। हेलो, आप लोग हेलो। आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या क्या बोल रहे थे। हाँ सर। ये देखो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 क्या है। समझो अगर हमें 100 नंबर्स के साथ वर्किंग करना है, 100 नंबर्स का सम निकालना है मान लो, ठीक है। तो 100 नंबर्स का सम निकालने के लिए एक तरीका जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें आप 100 वेरिएबल्स क्रिएट करो, ठीक है। या फिर आप लोग लूप यूज करके कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल में एक ही लूप में असाइन करते जाओ वैल्यू और उसको ऐड करते जाओ, ठीक है। मगर दूसरा तरीका एरे से ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली 99 ऐसा ऐसा एक एरे क्रिएट कर दो, नंबर ऑफ 99, तो उसके अंदर पूरा हम लोग 100 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, सिंपल। तो हमें ओके सर। 100 वेरिएबल्स नहीं बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, ठीक है। कि समझो 50 स्टूडेंट्स का मुझे ग्रेड स्टोर करने का है, या नाम स्टोर करने का है, या उसका परसेंटेज स्टोर करने का है, रोल नंबर स्टोर करने का है, सर मुझे कुछ 50 लेंथ है ना? हाँ 50 लेंथ है ना सर? 50 लेंथ है, यस। 50 टोटल उसकी कैपेसिटी है, 50 उसकी साइज है, ठीक है, ग्रेड का। वैसे तुम जितना चाहो उतने साइज का तुम एरे क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, देयर इज नो लिमिट। ओके, योर ग्रेड इज अ एरे दैट कैन होल्ड अप टू 50 एलिमेंट्स, ठीक है। 50 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है डबल टाइप, ठीक है। In C++, the size and the type of the array cannot be changed after its declaration. एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया इसे, तो डिक्लेरेशन के बाद उसका साइज और नेम और ये सब टाइप चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को वही यूज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम में तुम नए तरीके का डिक्लेरेशन कर सकते, ठीक है। अब व्हाई डू वी नीड एरे, ठीक है। एरे की जरूरत क्यों है? हम नॉर्मल वेरिएबल से भी काम कर सकते हैं, तो एरे का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वी कैन यूज नॉर्मल वेरिएबल्स v1, v2, v3, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं विच व्हेन वी हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसके साथ हमें वर्क करना, ठीक है। बट अगर हमें बहुत सारा वेरिएबल स्टोर करना है, ठीक है, तो उस केस में इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि अगर तुम बहुत सारा वेरिएबल बना दोगे, समझो तुमने 100 वेरिएबल्स बना दिया, तो हर बार 100 वेरिएबल्स के साथ वर्क करने के लिए तुम्हें 100 वेरिएबल्स का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले उसको डिक्लेयर करो, फिर 100 वेरिएबल्स की वैल्यू रीड करो, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को 100 वेरिएबल्स फिर से लिखना पड़ेगा, पूरा टाइप करना पड़ेगा v1, v2, v3 टिल 100। तो इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि एक एरे बना दो जिसका साइज स्पेसिफाई कर दो। साइज स्पेसिफाई करके तुम रीड करते वक्त फॉर लूप यूज कर सकते हो, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और डिस्प्ले करने के लिए भी फॉर लूप यूज कर सकते हो, और कैलकुलेशन करने के लिए भी फॉर लूप यूज कर सकते हो। तो तुम्हें
हर बार 100 वेरिएबल्स लिखने की जरूरत नहीं, इजी हो जाता है हमारा काम। ठीक है, तो मेन रीजन वही है एरे का। C++ array declaration. How do we declare an array? To declare an array in C++, the programmer specifies the type of the element and the number of elements required by an array as follows. So पहले टाइप स्पेसिफाई करता है, डेटा टाइप यानी इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, जितना भी डेटा टाइप अवेलेबल है, लॉन्ग, उसमें से जो भी डेटा टाइप तुम्हें कन्वीनियंट लगता है, जिस डेटा टाइप का तुम्हें एरे क्रिएट करना है, वो डेटा टाइप तुम डिक्लेयर कर सकते हो। एरे का नाम, जो भी एरे का नाम होगा, जैसे यहाँ पर तुम एग्जांपल पे दे सकते हो, ग्रेड इज द नेम ऑफ द एरे, डबल इज द डेटा टाइप। ठीक है, फिर एरे साइज इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एरे साइज स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे। ये सिंगल डायमेंशनल एरे है क्योंकि एक ही डायमेंशन का हमने एरे बनाया है। ठीक है, बाकी मल्टीपल डायमेंशनल भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग आगे देखें। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, this is called single dimensional array. The array size must be an integer constant greater than 0. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे का साइज हमेशा इंटीजर होना चाहिए, वो कैरेक्टर, फ्लोट, डबल नहीं हो सकता। यू कैन नॉट क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 4.2 या 5.7। ठीक है, ऐसे डेसिमल में तुम एरे का साइज क्रिएट नहीं कर सकते। एरे का साइज इंटीजर होना चाहिए और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर तुम्हें 0 का एरे बनाना है तो तुम डायरेक्टली वेरिएबल बना दो। ठीक है, एरे बनाने का क्या फायदा। ओके, क्लियर है। यस सर। साइज हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। एंड टाइप कैन बी एनी वैलिड C++ डेटा टाइप। जितना भी डेटा, जो भी यहाँ पर डेटा टाइप तुम स्पेसिफाई कर रहे हो, जितना भी C++ में वैलिड डेटा टाइप अवेलेबल है, तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल टू डिक्लेयर 10 एलिमेंट एरे, ठीक है, कॉल्ड बैलेंस ऑफ टाइप डबल, यहाँ पर कुछ अलग ही लिखा हुआ है, हम सिंपल कर देते हैं, कॉल्ड x of type int use the following statement। जैसे यहाँ पर ये जो, हाँ, अगर हमें x नाम का एरे क्रिएट करने का है जिसका साइज होगा 6 और उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं int x of 6। इसको ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, इसको रीड करने के लिए we read it like this, int x of 6। ओके, तो 6 साइज का हमने एक एरे क्रिएट किया। ओके, read as int x of 6। here int is a data type। ठीक है, x is the name of the array। नेम ऑफ द एरे के लिए हम लोग सेम रूल फॉलो करते हैं जो आइडेंटिफायर का रूल है। क्या है आइडेंटिफायर का रूल, कौन से रूल्स है आइडेंटिफायर नेमिंग के, वेरिएबल नेमिंग के कौन से रूल्स है, बोलो। सर वही कि स्पेशल सिंबल स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल यूज ही नहीं कर सकते, स्टार्ट की बातें नहीं है, खाली अंडरस्कोर के अलावा। फिर पहला रूल होगा। दूसरा, आप लोग चैट में लिख सकते हो, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, शो, वेरी नाइस, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा रूल, नो रिजर्व्ड वर्ड्स, शो, वेरी गुड, नो रिजर्व्ड वर्ड्स। हम जनरली कीवर्ड्स वगैरह यूज नहीं करते। स्मॉल लेटर्स, नायक, ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए, इट इज केस सेंसिटिव। अगर हम प्रिसाइज बोले तो इट इज केस सेंसिटिव, मींस अपर केस एक्स एंड लोअर केस एक्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ऑल्सो नो स्पेस का मीनिंग यही है कि हम स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो दिस आर द 4 रूल्स ऑफ नेमिंग एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल्स को नेम करने के 4 रूल्स है। वो सेम रूल एरे में भी फॉलो होता है। ठीक है, खाली बस यहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में साइज ऐड करते हैं, बस ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है डिक्लेरेशन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है एरे डिक्लेरेशन का? नो सर। ओके, चलो, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन हमारा पार्ट एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, अभी C++ एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें।
नॉर्मल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं हम? नॉर्मल जब एरे नॉर्मल जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तब उसको कैसे एक्सेस करते हैं? कौन बताएगा? एक्सेस करना मतलब क्या? यूज करना उसको किसी तरीके से, या तो तुम कैलकुलेशन में यूज करो या तो उसको डिस्प्ले करो, तो किस तरीके से उसको यूज करते हैं नॉर्मल जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं हम? इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सर क्या बोले आप? नॉर्मल्स जो वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, ठीक है, फ्लोट एक्स, जो भी वेरिएबल हमने बनाया उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं? परफेक्ट, बाय कॉलिंग वेरिएबल नेम। हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम को यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेशन करने का है, समझो इंट ए बी सी, ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाया हम, मुझे कैलकुलेशन करने का है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो हम कैसे करेंगे? c इक्वल टू a प्लस बी, तो हमने डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल कर ली, राइट। इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, चाहे उसे कैलकुलेशन में एक्सेस करना हो या डिस्प्ले करने के लिए अगर एक्सेस करते हैं तो सी आउट सी लिख दिया तो सी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अगर सी इन ए बी लिखा तो ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू रीड हो जाती है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाता है जो भी यूजर प्रोवाइड करता है। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेस करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम को कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, फंक्शन नेम, राइट। ठीक उस हिसाब से नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल नेम कॉल करते हैं। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग? कितना सिंपल सा तो चीज है, ठीक है, क्लियर है। ये वर्ड से, यही हैवी हैवी वर्ड से कंफ्यूज नहीं होने का। एक्सेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन, हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, बस सिंपल वर्ड्स में वही होता है, ओके। ये सब जो सर और कॉलिंग इसके वेरिएबल बारे में नेम इन द सेंस उसको कॉल करते वैसा? क्या हो गया? कॉलिंग वेरिएबल नेम इन द सेंस उसको कॉल करते वैसे? हाँ, नॉर्मल वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं, मैं वही वही क्वेश्चन था। अगर वो समझा है तो फिर आगे मैं बताऊंगा ना कि एरे कैसे कॉल। वो एक बार बोल दो ना सर, क्या बोल दूं? वो कॉल वाला पार्ट। हम वेरिएबल नेम कॉल करते हैं डायरेक्ट। अगर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में हम 3 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, बराबर, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद जब उसे कॉल करना होता है, यानी कॉल इन द सेंस उसे एक्सेस करना होता है किसी ना किसी तरीके से, एक्सेस करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पहला, उसके अंदर वैल्यू असाइन करना, जिसके लिए हम सी इन यूज करते हैं। दूसरा, उसके अंदर कैलकुलेशन स्टोर करना, जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो उस वक्त भी हम डायरेक्टली सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं और ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट करता है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू सब कॉल होती है। तो एक्सेस करना ही तो हुआ ये। हाँ फिर सर, फाइनली जब अभी हमें समझा। डिस्प्ले करना होता है रिजल्ट, तब हम लोग कैसा लिखते हैं? सी आउट सी इक्वल्स सी आउट सी, तो सी हमने लिख दिया तो सी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। ये सब एक्सेस ही तो है, और क्या है, समझे? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते, इतना कंफ्यूज नहीं होने का, चीजें बहुत सिंपल है। ओके, in C++ each element of an array is associated with a number। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में भी देखा था कि ये नंबर्स, ये जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स से सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है सी प्लस प्लस, जो सी प्लस का एरे है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इंडेक्स नंबर 4 का एलिमेंट कौन सा है? 22, ओके। अगर मैं बोलूंगा इंडेक्स नंबर 6, तो इंडेक्स नंबर 6 का एलिमेंट क्या है? अरे बोलो। 89। नंबर 6 का एलिमेंट क्या है? 89 ना सर? 89, वेरी गुड। 63 का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। 2। 2, परफेक्ट। तो अगर मैं 2 प्रिंट करता हूँ तो मुझे 2 इंडेक्स नंबर यूज करके अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे 63 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मैं 1 यूज करके प्रिंट करूंगा मुझे 55 वैल्यू मिलेगा, 8 यूज करके प्रिंट करूंगा तो 89 वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग दिस इंडेक्स, क्लियर है, ठीक है।
हाँ, so in C++, each element of an array is associated with a number. The number is known as array index. We can access element of an array by using these indices. Multiple index को indices कहते हैं, ठीक है? So using this index or indices, we can access the array element. Okay, syntax is very simple. जो भी तुम्हारा array है या फिर जो भी तुम्हारा array का name है, ठीक है? Array का name inside a square bracket index. Okay, डायरेक्टली तुम ऐसे लिखो तो कॉल हो जाएगा, ठीक है? ये जो x है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उसका साइज क्या था 6. ओके, तो उसका एक डायग्राम है मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा एरे. तो मेमोरी में एरे x ऑफ 0 का ये पोजीशन है, x ऑफ 1 का ये पोजीशन है, x ऑफ 2 का ये पोजीशन है. तो ऐसे एक एक ब्लॉक स्पेसिफाई हो जाता है हर एक एरे के लिए, ठीक है? हर एक जितना भी इंडेक्स है हर एक इंडेक्स के लिए. तो अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एलिमेंट एक्सेस करना है तो तुम लिखोगे x ऑफ 0. अगर तुम्हें फोर्थ ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए तो x ऑफ 3. अगर तुम लिखोगे x ऑफ 5 तो सिक्स्थ ब्लॉक में जो वैल्यू है वो आएगा. क्यों? क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. तो अगर तुमने लिखा x ऑफ 3 तो फोर्थ एलिमेंट मिलेगा. ओके, अगर तुमने लिखा x ऑफ 2 तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा. क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एन एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम. ठीक है, जो भी एरे नेम है उसके साथ तुम इंडेक्स ऐड करते हो. दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे तुम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे. आफ्टर द नेम ऑफ द एरे, जो भी एरे का नाम है उसके बाद तुम इंडेक्स स्पेसिफाई करो. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर इन्होंने इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल दिया. हाँ, इनिशियलाइजेशन नहीं, ये वैल्यू हमने स्टोर की है. सिंपल जो इंट है वही वाला ले लेते हैं. इंट रिजल्ट इंट ऑफ 3. समझो अगर हमने ऐसा लिखा तो ये मुझे क्या देगा? फोर्थ एलिमेंट देगा. ठीक है, द अबव स्टेटमेंट will take fourth element of the array and assign the value to result variable. ठीक है, जो हमने यहाँ पर int का array बनाया था, ठीक है, int x of 6. तो अगर हमने ऐसा स्टेटमेंट लिखा कि x of 3, तो ये फोर्थ एलिमेंट फेच करके इस पर्टिकुलर रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. क्लियर? समझा? ये एग्जांपल समझा? एवरीवन? हाँ सर. ठीक है, सिंपल है. फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर. ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं उसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत. ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, ओके. द एरे इंडेक्सेस स्टार्ट विथ 0. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. मीनिंग x of 0 is the first element stored in index. 0 Stored in index 0 250 चाहिए ना. तो 200 दो. अच्छा, फॉर्म फीस मेरे इसमें से भरा मैंने, फीस आपके इसमें से भरा ना. थैंक यू. ओके. मीनिंग x of 0 is the first element stored at index 0. ठीक है, तो अगर हम लोग x of 0 लिखते हैं तो पहला एलिमेंट होता है जो इंडेक्स 0 के ऊपर स्टोर होगा. सेकेंड थिंग, if the size of an array is n, suppose the size of an array is n, the last element is stored at an index n minus 1. जैसे तुम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर एरे का साइज था इन x of 6. ठीक है, तो उस केस में लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा 6 minus 1, that is 5 पोजीशन. ओके, ठीक है. तो एक कम हो गया, हाँ, मीन्स एक कम हो जाएगा ना सर? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. सर एक कम हो जाएगा ना, ये बोल रहा हूँ. हाँ, एक कम हो जाएगा, परफेक्ट. क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है ना. हाँ इंडेक्स सर. 0 से स्टार्ट होने की वजह से लास्ट वाला इंडेक्स -1. सिंपल. ओके, यस फॉर सर. एग्जांपल x of 5 is the
लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर x of 5 तुम्हारा लास्ट एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे हैव कंसेक्यूटिव एड्रेस, जो तुम्हारा एड्रेस है वो कंसेक्यूटिव होता है। ओके, यानी वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ x of 0 is 2120d, ये कोई रैंडम एड्रेस है, ठीक है। Then the address of the next element, that is x of 1, will be 2122d, ठीक है। The address of next element, that is x of 2, will be 2124d and so on. Here the size of n increases by 2. This is because the integer का size होता है 2 bytes. क्लियर है? अगर हमने इंटीजर में एरे बनाया है तो 2-2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा हर एक एलिमेंट के लिए। x of 0 के लिए 2 बाइट्स, x of 1 के लिए 2 बाइट्स, x of 2 के लिए 2 बाइट्स। अगर हमने कैरेक्टर का बनाया तो कितना बाइट्स स्टोर करेगा हर एक एलिमेंट के लिए? किसी को याद है कैरेक्टर का बाइट साइज? 4 बाइट है ना सर? क्या क्वेश्चन आंसर दिया था तुमने? रॉन्ग है कि राइट है? सुनाई नहीं दिया। अरे बोलो, कैरेक्टर वेरिएबल का, कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज क्या है? सर 8 बिट। नो, 8 बिट्स है। 8 बिट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 बाइट, ठीक है। तो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। अगर तुमने कैरेक्टर का एरे बनाया तो हर एक एलिमेंट का साइज होगा 1 बाइट। ओके, अच्छा तो टोटल साइज इसका कितना है? ये जो इंट x of 6 हमने क्रिएट किया, ये टोटल कितना मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा है? कितना बाइट ऑफ मेमोरी यूज कर रहा है? 12 परफेक्ट, क्योंकि हर एक एलिमेंट का साइज 2 है, ठीक है। और हमने 6 का साइज क्रिएट किया एरे का, तो टोटल 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस यूज कर रहा है, ठीक है। अगर हमने फ्लोट का क्रिएट किया होता, फ्लोट x of 6, तो टोटल कितना यूज होता? फ्लोट x of 6 अगर क्रिएट किया होता तो टोटल साइज कितना यूज होता? फ्लोट का साइज क्या है? 4 बाइट ना? 4 बाइट, परफेक्ट। तो अगर 24 4 6 32, सॉरी 6 4 24, ठीक है। तो 24 बाइट ऑक्यूपाई करता, ठीक है। अगर हमने कैरेक्टर में क्रिएट किया है तो 6 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि अगर साइज इसका हमने 6 स्पेसिफाई किया है, ठीक है। यस सर। तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होता है, ये एक एग्जांपल है मेमोरी लोकेशन का, कि अगर पहला लोकेशन ये है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही होगा, एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पहला लोकेशन ये है तो सेकंड लोकेशन 2 बाइट से इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है। जो डेटा टाइप लेंगे उस हिसाब से उतना बाइट इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना हमेशा एरे की। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि एरे क्या है, ठीक है। हमने ये देखा कि उसका यूज क्यों करना है, हमने ये देखा कि उसे एक्सेस कैसे करना है। अभी हम देखें कि उसे इनिशियलाइज करके, इनिशियलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, यानी उसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। आइदर यू असाइन द वैल्यू डायरेक्टली, जैसे इंट a इक्वल्स टू 100 हमने लिख दिया तो 100 वैल्यू असाइन हो जाती है। या दूसरा तरीका ये होता है कि तुम सीड यूज करके वैल्यू असाइन करो, राइट है कि नहीं? इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन में डिफरेंस पता है ना सबको? इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यू असाइन करते हैं, डिक्लेरेशन में हम खाली डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। So in C++ it's possible to initialize an array during declaration. तो C++ में पॉसिबल है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं डिक्लेयर करते वक्त, वैसे आप C++ को भी इनिशियलाइज कर सकते हो। C++ में एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हो जब आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। You can initialize C++ array elements either one by one or using a single statement as follows. एक एक करके भी तुम इनिशियलाइज कर सकते हो with the help of index, ठीक है। इंडेक्स यूज करके तुम इनिशियलाइज कर सकते हो, नहीं वैल्यू असाइन कर सकते हो, या फिर तुम एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे ऑफ एन एरे, ठीक है। सो इन x of 6 हमारा एरे है, इक्वल्स टू
यहाँ पर नोटिस करो हमने किस तरीके से इसे इनिशियलाइज किया, वैल्यू कैसे असाइन किया। वी आर असाइनिंग द वैल्यू इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और सारे वैल्यू को हमने सेपरेट किया है यूजिंग कॉमा। ओके, ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। फाइन। सो इस तरीके से हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अगर हमें एक सिंगल स्टेटमेंट में बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू असाइन करना है एरे को तो, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन द ब्रेसेस कैन नॉट बी लार्जर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी डिक्लेयर फॉर एन एरे बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो हमारा एरे है, ठीक है, दैट इज x, जिसका साइज है 6, तो जितना एलिमेंट्स हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोवाइड करेंगे वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 6 की है, तो हम 6 से ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मैक्सिमम 6 वैल्यूज असाइन कर सकते हैं इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस यूजिंग कॉमा। क्लियर है? ओके, तो ये देखो इसका कितने सिंपल वे में, यानी सिंगल स्टेटमेंट में तुमने 6 वैल्यू असाइन कर दी सिंगल वेरिएबल को। अगर तुम्हें ये नॉर्मल तरीके से करना होता, मान लो, ठीक है, एक अगर नॉर्मल कोई वेरिएबल होता, नॉर्मल वेरिएबल जो हम लोग अभी रियल लाइफ में, मतलब जितना हमने अभी तक प्रोग्राम्स किया है वो हमने देखा है, तो नॉर्मल वेरिएबल्स में तुम्हें कैसे करना पड़ता। समझो अगर तुम कोई वेरिएबल लेते इंट डेटा टाइप का a इक्वल्स टू, या फिर समझो x ही लिया है, तो x1 इक्वल्स टू 19, फिर x2 कॉमा इक्वल्स टू x2 10, इक्वल्स फिर टू x3 इक्वल्स टू 8। कॉमा x3 इक्वल्स टू सर 8, स्पेसिफाई करना पड़ता है हर एक वैल्यू को। परफेक्ट, x4 इक्वल्स टू 17, x5 इक्वल्स टू 9 एंड फाइनली x6 इक्वल्स टू 15। तुम इस तरीके से कर, ठीक है। अगर एक नॉर्मल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन आप लोगों ने किया होता एरे की जगह पर, अगर तुम्हें 6 नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करना होता तो तुम इस तरीके से क्रिएट करते, राइट। मगर एरे से देखो सिंगल स्टेटमेंट में तुमने कर्ली ब्रेसेस में 6 वैल्यू स्पेसिफाई किया, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो, ठीक है। अब जो ये वैल्यू स्टोर हुआ है, ठीक है, वो जादू नहीं होता, किधर भी जाके स्टोर नहीं होता, वो इंडेक्स के हिसाब से स्टोर होता है। ओके, तो पहला एलिमेंट तुम्हारा इंडेक्स 0 पर जाएगा, सेकंड एलिमेंट तुम्हारा इंडेक्स 1 पर जाएगा, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पर जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, कहा क्या उसको पास से पूछो कहाँ पर रखा है उसने, सामने। ओके, सो जो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वैल्यू जो असाइन करेंगे वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, सेकंड वैल्यू जो असाइन करेंगे वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, लाइकवाइज जो लास्ट एलिमेंट जो असाइन करेंगे वो इंडेक्स -1 जो साइज -1 है उस पोजीशन पर जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से है। सर कोई देखो कमेंट में कुछ 19 बोला तुम्हारा है? 0 पर आया है, 10 तुम्हारा 1 पर आया है, 8 तुम्हारा 2 पर आया है इंडेक्स, 17 तुम्हारा 3 इंडेक्स पर है, 9 तुम्हारा 4th इंडेक्स पर है और फाइनली 15 तुम्हारा 5th इंडेक्स पर है, ठीक है।
क्लियर? तो इस तरीके से वैल्यू असाइन होती है, ये एक तरीका हो गया वैल्यू असाइन करने का। और एक तरीका है जो फॉर लूप से करते हैं, हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो फॉर लूप वाला भी सिस्टम देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर मेथड टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, ये मेथड के ऊपर ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस क्या है जरा बताओ मुझे। अगर ये वाला मेथड यूज किया, कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है, तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? हेलो सर, वॉइस आ रही है? आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हेलो सर, इन दिस मेथड एंड इन दिस सर आपको हम लोग की आवाज नहीं जा रही है। कोई डिफरेंस नहीं है। लेंथ मेंशन नहीं किया सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आपकी आवाज हेलो? क्लियर है पर हम लोग की आवाज आपको नहीं आ रही। हेलो हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। नहीं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, एक सेकंड में फिर से रिज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड। ओके, मैंने फिर से रिज्वाइन किया है। अभी कोई कुछ बोलो। हाय हेलो। हेलो सर। हाँ परफेक्ट, अभी आ रही है। कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, सॉरी फॉर दैट। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर एक कंप्यूटर के अंदर अंदर कैसे फंक्शन करता है? कंप्यूटर के अंदर कैसे फंक्शन करता है? कंप्यूटर के सर अंदर बाहर तो हम लोग ने इसका सिंटैक्स लिख दिया सर, एक्स हाँ, पैरेंथेसिस 6 और उसके बाद वैल्यूज डाल दिए कि एक्स का वैल्यू पहले ये सब होना चाहिए। पर कंप्यूटर में कैसे वर्क करेगा? लूप के जरिए? कंप्यूटर में लूप के जरिए वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर में उतना मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाएगा इस पर्टिकुलर एरे के लिए। ठीक है, और सारी वैल्यूज असाइन हो जाएगी, जो भी तुमने यहाँ पर डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू असाइन किया है वो। फिर एक्सेस करने के लिए तुम विद द हेल्प ऑफ लूप कोड यूज कर सकते हो, या फिर तुम इंडेक्स भी यूज करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, एक्सेस करने के लिए अगर हमने लिखा x ऑफ 3 तो फोर्थ एलिमेंट हमें मिल जाएगा। एक तरीका ये हो गया कि तुम इंडेक्स यूज करके एलिमेंट का वैल्यू एक्सेस करोगे। दूसरा तरीका ये हो गया कि तुम लूप के अंदर इंडेक्स की वेरिएबल स्पेसिफाई करोगे और एक्सेस करोगे। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। सो अभी मुझे पहले ये बताओ कि ये जो डिक्लेरेशन किया हुआ है और ये अनदर मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लेंथ मेंशन नहीं है। परफेक्ट, हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पर। देखो डायरेक्टली खाली बस लिख दिया 8x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, देन इक्वल टू करके हमने डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिख दी। तो वो वैलिड है क्या? वैलिड है, परफेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली साइज कंप्यूट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड। हाँ सर, कंप्यूटर के अंदर उतना मेमोरी स्टोर हो रहा है। परफेक्ट, तो उतना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हियर वी हैव नॉट मेंशन द साइज, हमने यहाँ पर देखो साइज मेंशन नहीं किया। इन सच केसेस द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंप्यूट्स द साइज। तो यहाँ पर साइज ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट हमने अगर इनिशियलाइज किया है तो ऑटोमेटिकली 6 साइज इसका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 5 वैल्यू स्पेसिफाई किया तो उसका साइज 5 क्रिएट हो जाएगा। 1 स्पेसिफाई किया तो 1 साइज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, इनिशियलाइज करते वक्त अगर तुम साइज स्पेसिफाई नहीं करोगे चलेगा, मगर डिक्लेयर करते वक्त साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है। डिफरेंस समझा? आई रिपीट वंस अगेन, अगर तुम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में कर रहे हो, जैसे ये एग्जांपल में, तो यहाँ पर तुम साइज स्पेसिफाई नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहे हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनिशियलाइज करने की वजह से ऑटोमेटिकली साइज उसका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा, तुम्हारा C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली साइज सेट कर देगा इसका। मगर तुम खाली डिक्लेयर कर रहे हो तो उस वक्त साइज स्पेसिफाई करना कंपलसरी। क्लियर है? जैसे ये वाले केस में यहां पर ये अगर हमने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है तो यहां पर तुम साइज ब्लैंक नहीं रख सकते, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन करते वक्त साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है,
मगर तुम डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन साथ में कर रहे हो तो उस वक्त अगर साइज स्किप होता है तो ऑटोमेटिकली साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से फिक्स हो जाता है। समझा डिफरेंस? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने 10 एलिमेंट्स रीड किया है और उसको एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है, उसको डिस्प्ले करने की कोशिश की। फाइन। ये प्रोग्राम करने से पहले हम आगे का थोड़ा थियरी पार्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ हम लोग काफी सारा प्रोग्राम करें। ओके, फाइन। अगर समझो अगर हमने एम्प्टी मेंबर्स स्पेसिफाई किया, जैसे इनिशियलाइज करते वक्त, ये वाला पार्ट में ऊपर ले लेता हूं। ओके, फाइन। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में आप लोगों ने टोटल 6 साइज था तो 6 एलिमेंट पास किया। ओके, समझो अगर मैंने कुछ एलिमेंट पास नहीं किया होता, मान लो, क्योंकि मैक्सिमम 6 मुझे पास करना है, मिनिमम मैं 1 भी पास कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है, क्योंकि साइज उसका 6 है तो कितने एलिमेंट्स पास करने हैं वो डिपेंड करता है साइज के, मैक्सिमम 6 हो सकता है। फाइन। सो समझो अगर कुछ पार्ट हमने स्पेसिफाई नहीं किया होता, कुछ पार्ट इनिशियलाइज नहीं किया होता, जैसे यहाँ पर 3 ही वैल्यू अगर इनिशियलाइज किया है मान लो, ठीक है, in C++ if an array has a size n, ठीक है, we can store n elements of an array, तो n elements हम store कर सकते हैं in the array। However, what will happen if we store less than n elements? अगर उससे कम अगर store किया तो क्या होगा? सर ठीक है, 0 0 हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा, जो यहाँ पर फिगर में दिख सकता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 0 0 हो जाएगा जो बाकी के एलिमेंट्स का इंडेक्स है उस इंडेक्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने 3 ही वैल्यू इनिशियलाइज किया, 19 10 एंड 8, बाकी के 0 हो जाएंगे। तो बाकी 3 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। Here the array x has size 6, however we have initialized it only with 3 elements. In such case the compiler assigns random value to the remaining places. Oftentimes this random value is simply 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होती है वो 0 होती है, क्योंकि इंटीजर टाइप का इसलिए 0 है, अगर कैरेक्टर टाइप का होगा तो /t होता है, सर सॉरी /0 होता है। /0 याद है क्या सबको? व्हाट इज /0? सर अगर कैरेक्टर टाइप का एरे होगा और अगर हम कम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसमें तो बाय डिफॉल्ट होता है /0। हेलो सर। व्हाट इज हेलो /0? सर। बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे हम लोग ने 6 उसमें स्पेसिफाई किया है, हाँ, और लेकिन हम लोग ने लिखा 3 ही है, तो अपना कंप्यूटर में स्पेस तो पूरा लेगा ना। स्पेस जब तुम एरे क्रिएट करोगे int x of 6 तो टोटल 12 तो स्पेस लेने ही वाला है, मेमोरी लोकेशन तो 12 ही यूज करेगा वो, सर बाकी 3 तो मेमोरी फिर लोकेशन में वैल्यू 0 रहेगा क्योंकि तुमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो सर वो अरे एलिमेंट 0 हो जाएगा, दिखाएगा 0 जब एलिमेंट हो हम जाएगा, प्रिंट परफेक्ट। करेंगे। जैसे तुम ये फिगर में देख सकते हो ना, तो जितना भी एम्प्टी लोकेशंस है, 19 तो तुम्हारा इंडेक्स 0 पर आ गया, 10 तुम्हारा इंडेक्स 1 पर आ गया, 8 तुम्हारा इंडेक्स 2 पर आ गया, बाकी 3 के लिए तुमने वैल्यू नहीं लिखा है, ठीक है। तो 3rd 4th और 5th इंडेक्स पर तुम्हारा वैल्यू 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? यस सर क्लियर है। Yes. अगर समझो अगर इसको हमने सर ऐसे तो लिखा अगर मैं होता, 3 वाले इंडेक्स इसको प्रिंट करने बोलूंगा तो वो 0 दिखाएगा मुझे। 0 दिखाएगा, परफेक्ट। अगर हमने int x of 3 प्रिंट किया, cout x of 3, तो तुम्हें आंसर 0 मिलेगा। ओके, क्लियर है? सर आंसर 0 मिलेगा मतलब? क्या हो गया? सर आंसर 0 मिलेगा मतलब? x of 3 पर क्या है? अच्छा x 0 of 3 ऐसा, पर हाँ इंडेक्स हाँ वैल्यू क्या है? 0। समझे? हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि हम लोग वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो int marks of 5, अगर मैंने ऐसा कोई एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर 5 वैल्यूज मैंने असाइन कर दी है, 19 10 8 17 9, ठीक है। सो अगर मुझे 4th वैल्यू का इंडेक्स 9 असाइन करना है, 9 चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा marks of 3 equals to 9, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। 3rd पोजीशन, दोनों में डिफरेंस समझो, कंफ्यूज मत होना। जब हम Yes, लोग sir. 4th एलिमेंट बोलते हैं
तब इंडेक्स की बात करते हैं 3। ओके, तो अगर मुझे फोर्थ एलिमेंट 17 को चेंज करके 9 चाहिए तो मैं लिखूंगा मार्क्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 9। तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू चेंज होके 9 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस स्टेप के बाद एरे के अंदर वैल्यू रहेगा ये, इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद वैल्यू हो जाएगा ऐसा। समझा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अलग अलग तरीका देख रहे हैं हाँ, ठीक है, ये एक ही तरीका नहीं है, और भी अलग बेस है। जैसे देखो यहाँ पर ये दूसरा एक और तरीका है कि टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तुम यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। स्टोर द वैल्यू एट द थर्ड पोजीशन। समझो अगर मुझे थर्ड पोजीशन की वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, वैल्यू जो भी प्रोवाइड करेगा यूजर वो तुम्हारा थर्ड पोजीशन पे स्टोर होगा। तो तुम डायरेक्टली सी इन मार्क्स ऑफ 2, ठीक है, मार्क ऑफ 2 लिखो। 2 लिखोगे तो थर्ड पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा यूजर वो स्टोर हो जाएगा। समझो अगर यूजर ने प्रोवाइड किया, मान लो 8 तो पहले से ही है, यूजर ने प्रोवाइड किया 99, ठीक है, तो तुम्हारा नया एरे हो जाएगा लाइक दिस। सर 8 की जगह 99 आ जाएगा। 8 के जगह पर 99 आ जाएगा। समझे? थर्ड पोजीशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो तुम यूजर से भी वैल्यू रीड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, ओके, क्लियर है? यस सर। तुम एक आई का इनिशियलाइजेशन करके भी कर सकते हो, इंसर्ट एंड ith पोजीशन। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि i-1 आई कुछ भी वैल्यू हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ लूप तुम ऐसे कर सकते हो। ये एग्जांपल की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए हटा दो इसको। ठीक है, दूसरा प्रिंट करने का तरीका क्या हो सकता है? प्रिंट करने के लिए अगेन तुम सेम मेथड फॉलो कर सकते हो। मार्क ऑफ 0 अगर तुमने लिखा तो मार्क ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा। मार्क ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बताओ? 19। परफेक्ट। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तुम्हें आउटपुट आएगा 19। ठीक है, 19 डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये जरूरत प्रिंट करने के लिए तुम वो पोजीशन -1 यूज करते हो। इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड से बोले, सी आउट यहाँ पर आएगा सी। हाँ सर, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन सर पोजीशन -1 होता है ना। परफेक्ट। तुम्हें अगर ith वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स -1 यूज करते हो। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से वो पहला वाला सही था, मैंने गलती से डिलीट कर दिया। इंसर्ट अगर मुझे ith वैल्यू पे इंसर्ट करना है तो इसको मैं साथ में ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। ओके, तो समझो अगर मुझे ith पोजीशन पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है तो मैं स्टेटमेंट ऐसा लिखूंगा, मार्क्स ऑफ i-1। ठीक है, और अगर मुझे कुछ ith वैल्यू का पोजीशन को डिस्प्ले करने का है तो मैं यूज करूंगा मार्क्स ऑफ सी आउट मार्क्स ऑफ i-। सर ये ith पोजीशन क्या है? ith पोजीशन जैसे थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, i का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब वो डिफाइन हो, यूजर डिफाइन। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसे नंबर लिख दिया कि ith पोजीशन ऐसे। ठीक है, क्लियर? ओके सर, ओके। अब हम लोग काफी सारा एग्जांपल सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि एरे किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, रीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, वैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था /0, किसी को याद है क्या है /0? चैट में मैंने डाला है /0, क्या है वो? नल। परफेक्ट, नल कैरेक्टर। इसका रेफरेंस कहाँ पर आया था? नल कैरेक्टर का रेफरेंस कहाँ पर आया था? हम कहाँ पर सीखे थे नल कैरेक्टर के बारे में? एस्केप सीक्वेंस में सीखे थे। वेरी गुड। एस्केप सीक्वेंस किसका टॉपिक का पार्ट है? कौन सा सब टॉपिक का पार्ट है? कौन से टॉपिक का सब टॉपिक है? सॉरी, एस्केप सीक्वेंस नहीं, सी आउट का नहीं है। स्ट्रिंग सी स्टाइल स्ट्रिंग। हाँ, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, साथ में एक और वर्ड है स्ट्रिंग। सी स्टाइल स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग लिटरल। हमने ये स्ट्रिंग लिटरल में पढ़ा था। लिटरल याद है? कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल, टोकन्स, C++ टोकन्स। उसमें हमने पढ़ा था नल कैरेक्टर के बारे में कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एंड्स विद नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर तुम्हारा टर्मिनेशन होता है स्ट्रिंग का। नल कैरेक्टर से पता चलता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हुआ है। ओके, याद रखा करो।
हाँ सर। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा C++ सॉफ्टवेयर और उसमें कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया था गूगल ड्राइव का, आप लोगों को मिला? सर हाँ सर। उसमें सारे प्रोग्राम्स हैं और आज का भी जो मैं प्रोग्राम करूंगा मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक सेम रहेगा। वो लिंक के अंदर जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे सारे प्रोग्राम्स उस ड्राइव में अवेलेबल हो, ठीक है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ओके सो नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग एरे का, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। खाली बस सिंटैक्स एरे को क्रिएट करने का अलग है, बाकी पैटर्न लिखने का प्रोग्राम सेम, ठीक है। तो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। अच्छा पहले प्रोग्राम क्या करने वाले हो तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया, पहले क्वेश्चन ले लेते तो प्रोग्राम करने में मजा आए। सिंपल सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम पे जाते हैं, ठीक है। चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम करने का है। ओके राइट ए प्रोग्राम इन C++ to read 5 integers and display them using array, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम, फाइन। फॉर एग्जांपल हम 5 इंटीजर करेंगे रीड, जैसे फॉर एग्जांपल 5, 8, 90, 5 and 2, ये समझो 5 इंटीजर्स हमने रीड किया, तो 5 इंटीजर्स को एरे के हेल्प से रीड करने, ठीक है, और सेम एरे को यूज करके हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करते वक्त भी सेम आउटपुट आएगा, दैट इज 5, 8, 90, 5 and 2। ओके तो रीड भी एरे से करने का, डिस्प्ले भी एरे से करने का, एरे यूज करके प्रोग्राम करना है। सिंपल, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। परफेक्ट। तो अब चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। एरे डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर टाइप का एरे बोला उन्होंने, क्योंकि वहां पर रीड 5 इंटीजर्स बोला है, तो इंट एरे का नाम क्या दूं, आप लोग बोलो। ARR। चलो ARR एरे, साइज क्या होगा? 5। 5, ये 5 एलिमेंट को स्टोर करने का, ठीक है। तो हम पहला वाला तरीका यूज करते हैं जिसके अंदर हमने डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर दें, ठीक है। सो इंट ARR ऑफ 5 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज और उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 5, 8, 90, 5, 2। क्लियर है? सर वो तो कर स्पेस सकते हैं, नेसेसरी है क्या? स्पेस देखो थोड़ा अच्छा दिखता है, बाकी नहीं दोगे तो सब एक साथ दिखता है, ऐसा दिखता है, तुम्हारे ऊपर है, कंपलसरी नहीं, मगर स्पेस है तो थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है बस, ठीक है। हाँ सर। ओके तो ये एक तरीका हो गया, हमने 5 वैल्यू रीड कर लिया। डिस्प्ले कैसे करेंगे? एक तरीका हो सकता है कि सी आउट ARR ऑफ 0, ठीक है, सी आउट स्पेस ARR ऑफ 1, सी आउट स्पेस ARR ऑफ 2। कहाँ तक लग जाएंगे ऐसा? 5, 4 तक, 4 तक। 4 तक। सॉरी। 4 तक जाएंगे। ARR of 3 and ARR of 4, ठीक है। चलो सिंपल सा है, फाइन, सेव किया, कंपाइल, आ गया आंसर 5, 8, 90, 5, 2। जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया था वो हमने इंडेक्स से डिस्प्ले कर, ठीक है। क्लियर है? ये एक तरीका हो, ठीक है। इसमें नंबर की जगह, क्या हो गया? एरे में नंबर्स की जगह लेटर डाल सकते हैं। तो उस केस में तुम्हें कौन से टाइप का एरे क्रिएट करना पड़ेगा? कैरेक्टर टाइप।
परफेक्ट, डाल सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट करके डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अवर मेथड 1। ओके, सो दिस इज अवर मेथड 1। नाउ मेथड 2 क्या हो सकता है? अभी मेथड 1 में क्या प्रॉब्लम है कि हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, इनिशियलाइज कर दी है और डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें अगर चेंजेस करना होगा तो तुम्हें यहाँ पर वापस से यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, फिर वो डिस्प्ले होगा। तो मेथड 2 क्या हो सकता है? इन मेथड 2 वी कैन रीड द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, मेथड 2 ऐसा हो सकता है कि हम लोग वैल्यू यूजर से रीड करें। तो चलो एक और एरे क्रिएट करते हैं, इंट ए ऑफ या फिर x ऑफ 6 या 5 जो भी है, x ऑफ 5 ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू रीड करना यूजर से, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली यूजर से पूछे कि सी आउट एंटर एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर इंटीजर एरे। ठीक है, तो मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, मैंने नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा कि 5 एलिमेंट्स रीड करने का है फॉर इंटीजर एरे। सीन में क्या लिखेंगे? x ऑफ 0, अगर मुझे 0 इंडेक्स पे पहला एलिमेंट स्टोर होगा ना। यस सर। x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 3 लास्ट और फाइनली x बस। ऑफ। ओके, प्रिंट आउट करने के लिए सेम मेथड यूज कर सकते हैं, राइट? है ना? सर x देना पड़ेगा ना? हाँ, x लेना पड़ेगा, मगर मेथड सेम रहेगा ना। हाँ मेथड तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर x सेव करते हैं, लेट अस एग्जीक्यूट दिस, कंपाइल दिस। सो पहले तो 5 एलिमेंट डिस्प्ले होगा बाय डिफॉल्ट वाला मेथड 1 1। ठीक है, अभी हम 5 एलिमेंट रीड करेंगे, तो 7 3 1 9 0, तो 7 3 1 9 0 जिस ऑर्डर में हमने इनपुट किया उसी ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया, क्योंकि उसी ऑर्डर में हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखा था, राइट? अगर समझो मुझे रिवर्स में डिस्प्ले करना होता तो 4 3 2 1 0। परफेक्ट, मैं यूज कर सकता था, यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ। सर जरूरी नहीं है ना कि x0 का ही पहले इनपुट ले, x4 का भी ले सकते हैं ना पहले। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, एरे एलिमेंट्स आर एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। हाँ, ठीक है, तो x ऑफ 4, x ऑफ 3, x of 2, x of 1 and finally x of 0। okay? यहाँ पर एंड में सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट, 5 4 3 2 1। so 5 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, कितना समझ रहा है सबको कि किस तरीके से हम इंडेक्स यूज करके वैल्यू रीड और डिस्प्ले कर सकते हैं? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या कि ये दोनों मेथड क्लियर है कि इंडेक्स यूज करके कैसे पॉसिबल है एरे को रीड करना और डिस्प्ले करना?
हाँ सर। ठीक है, क्लियर है ना, सिंपल है। ठीक है, मगर इसका ड्रॉबैक क्या है, कौन बताएगा? ये जो दोनों मेथड है जिसमें हमने इंडेक्स यूज करके, फर्स्ट मेथड में तो डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन किया और सर डिस्प्ले बहुत किया, सेकंड tedious है, आउट में बार बार लिखना पड़ता बहुत इनिशियलाइजेशन tedious है, फिर रीड करके डिस्प्ले किया। दोनों में ड्रॉबैक क्या है? बहुत है, tedious आउट है। करते सर। टीडीएस है। ठीक है, सर इससे अच्छा लूप भगा सकते हैं ना। परफेक्ट। ठीक है, टीडीएस है। अगर समझो यहाँ पर 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू के लिए तो इजीली वर्क कर लेगा, मगर समझो अगर 100 साइज होगा या 200 साइज होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हर बार वो इंडेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा मेथड जो हम लोग अभी ट्राई करेंगे उसमें हम यूज करेंगे लूप, मेथड 3, जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। तो हमेशा याद रखो कि जनरली हम एरे और फॉर लूप दोनों साथ साथ में ही वर्क करते हैं। यू कैन से दैट एरे एंड फॉर लूप आर द टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन। ठीक है, अगर तुम एरे यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तुम फॉर लूप यूज करोगे ही। ठीक है, क्योंकि वो इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है फॉर स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग, कैलकुलेशन। ठीक है, जो भी तुम्हें एरे के साथ करना होगा फॉर लूप के साथ तुम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो चलो थर्ड मेथड से हम ट्राई करें। इंट इंट अभी ए ऑफ कोई एक एरे क्रिएट कर देते हैं 5। ठीक है, अब लूप के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा एक्स्ट्रा, दैट इज आई, हमने ले लिया। ठीक है, सी आउट, स्टेटमेंट सेम रहेगा, एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर इंटीजर एरे। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे यहाँ पर हमने कैसे वो एलिमेंट, वो मैसेज के बाद डायरेक्टली हमने सीन एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 ये सब यूज करके हमने सीन स्टेटमेंट लिखा है। यहाँ पर स्लाइड चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू व्हाट, कॉमा आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, एंड सेमीकोलन आई व्हाट। बताओ, बोलो। I is equal to 0, I is less than equal to 4, I plus plus. Perfect. I equals to 0, I less than equal to 4, and I plus plus. क्यों? क्या रीजन? सर फिर आप डाल सकते हो ना सी आउट ए और ब्रैकेट के अंदर आई। नहीं, फॉर का ये रीजन क्या है? फॉर आई इक्वल्स टू 0 ही क्यों लिखा हमने, 1 क्यों लिखा? इंडेक्स दिखाएगा ना सर वो। परफेक्ट, इंडेक्स हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट होता है और हमें फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करना है, सेकंड एलिमेंट स्टोर करना है ऑर्डर में। सो इसीलिए एरे के केस में फॉर लूप हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड होता है लेस देन इक्वल टू साइज -1। यहाँ पर साइज क्या है? 5, तो साइज -1 इज 4, इसीलिए एंड होगा आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, या तो वैसे भी लिख सकते हो आई लेस देन 5, ऐसे भी चले। ठीक है, मगर इजी और कन्वीनियंट ऐसा रखें, राइट? उसमें मिस्टेक होने का चांस कम रहता है इसमें। क्लियर है? ठीक है, फिर आई प्लस प्लस इसीलिए क्योंकि हमें इंडेक्स को इंक्रीज करते हुए जाना। लूप के अंदर लिखेंगे हम सीन ऑफ ए ऑफ आई, क्योंकि अभी आई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंडेक्स। जो चीज यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी थी विद द हेल्प ऑफ सीन, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3 एंड एक्स ऑफ 4, अब ये पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा ये 3 लाइन में ही कवर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये आई है वो तुम्हारा अभी 0, 1, 2, 3, 4 है। समझे? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ रहा है कि खाली एक ही को समझ रहा है? समझ रहे सर। सब लोग एक बार दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करो। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करो, समझो। किसी को कुछ डाउट है तो चैट में लिखो या पूछो।
यहाँ पर तुम्हारा 0 1 2 3 4 is I in this second example, क्योंकि हमने फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप यूज करके हम डायरेक्टली आई के साथ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि समझो अगर मुझे 50 एलिमेंट स्टोर करना है तो मैं लूप में कहाँ पे चेंज करूंगा, बोलो। Is less I than equal to 50. I less than equal to 49. So ठीक है, I less than equal to 49, that's it। बाकी ये ऑटोमेटिकली फिर 50 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा और 50 वैल्यू तुम स्टोर कर पाओ, समझे? ठीक है, तो लूप क्रिएट करने का ये बेनिफिट होता है। अगर ये सेम मेथड से अगर तुम ये वाले मेथड से अगर तुम 49 वैल्यू स्टोर करते तो तुम्हें हर बार सीन 5 6 7 till 49 लिखना पड़ता, तो कितना बड़ा हो जाता कोड, है कि नहीं? क्लियर है, समझा एवरीवन? कुछ बोलो, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये हो गया रीडिंग वाला पार्ट। ओके, अब सेम टेक्निक यूज करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक सेम रहेगा। सी आउट, एक काम करते हैं, हम इतना पार्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे और उसके अंदर लूप से रिप्लेस कर देते हैं। सो एडिट, कॉपी, पेस्ट। ओके, ये मैसेज सेम रहेगा। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा लूप। फॉर लूप सेम रहेगा कि चेंज होगा? ये जो लूप हमने लिखा है सेम रहेगा कि चेंज होगा कुछ डिस्प्ले करने के लिए? Change होगा। क्या चेंज होगा, बोलो। Sir, I equal to 4, I less than equal to 0 and I minus 1. नहीं, हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं, नॉर्मली प्रिंट करने का है, तो 4 क्यों लूंगा मैं स्टार्टिंग में? अच्छा सर, तो सेम रहेगा। ठीक है, नॉर्मली प्रिंट करने का ना, तो i equals to 0, I less than equal to 4 and I plus plus inside the curly braces C out A of I, that's it, with the help of space। हो गया, क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारा I 0 1 2 3 4 ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा है और अकॉर्डिंगली वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो तुम्हें ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है x of 0 x of 1 x of 2 x of 3 x of 4, ठीक है, ये करेगा ऑटोमेटिक। फाइन, हैंडल के लिए हम यहाँ पर सी आउट हैंडल लिख देते हैं ताकि जब रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करे तो नीचे आ जाए वो। तो लूप के बाहर हमने हैंडल लिख दिया ना। रिवर्स ऑर्डर के लिए क्या चेंज होगा लूप में, बताओ, बोलो। फॉर I equal to 4, ठीक है, i equal to 4, I less than equal to 0 and I minus minus. i लेस देन होगा कि कुछ और होगा? श्योर लेस देन होगा। Greater, sorry sir. हाँ, लेस देन होगा तो कभी तो कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा सी आउट, स्टेटमेंट सेम रहेगा a ऑफ i, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड विथ स्पेस। ओके, सो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। तो दिस इज आवर मेथड 3 जो सबसे कन्वीनियंट है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एरे में यही मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एग्जीक्यूट करते हैं, सेव, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9। तो पहला मेथड 1 से डायरेक्टली वैल्यू रीड किया, डिस्प्ले किया। मेथड 2 से हम वैल्यू वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं यूजर से, हम स्पेस डालते हैं बीच में। ध्यान दो, अगर एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करना है ना तो फर्स्ट वैल्यू डालो, फिर स्पेस यूज करो, फिर सेकंड वैल्यू डालो, फिर स्पेस यूज करो, थर्ड वैल्यू डालो। सब जो 32 डालना है 32 साथ में लिखो, फिर स्पेस यूज करो, 54 स्पेस 100। समझे? ये जो स्पेस है ना बीच बीच में वो इंडिकेट कर रहा है कि 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है और 4th पोजीशन। समझे? क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है,
तो स्पेस के साथ हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं जब हम लोग एरे में वैल्यू रीड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर 5 एलिमेंट्स रीड करना है तो हम इस तरीके से वैल्यू 3 एलिमेंट्स रीड करना है तो फर्स्ट स्पेस, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर स्पेस, फिर थर्ड एलिमेंट, समझा? ठीक है, तो ये वैल्यू डिस्प्ले तो हो गया। अब ये लूप वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, एंटर 5 एलिमेंट्स और इंटीजर एरे। सो 100 स्पेस 200 स्पेस 300 स्पेस 400 स्पेस 5, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स हमने लूप के हेल्प से रीड किया। तो अभी ये जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है 100 और 200 500 वाला, ये विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हो रहा है। क्लियर है? यस ठीक है। So these are the 3 methods by which we can read and display array values. समझो अगर कुछ array values के साथ कैलकुलेशन करने का है तो अच्छा, सबसे इजी कन्वीनियंट और मेथड कौन सा लगा तुम्हें, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सर ये थर्ड मेथड में ये पहले Third. CI है ना सर, वहां मेरे को नहीं समझा। हम्म, पहले ये थर्ड मेथड में जो पहला वाला फॉर लूप है ना, हाँ उसमें ये CIN जो लिखा है ना सर, वो नहीं समझा। ये सिन लिखा है ना, वहां पे वैल्यू स्टोर क्यों किया, मतलब डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर सकते थे? वैल्यू रीड था क्या तुम्हारे पास डिस्प्ले करने के लिए? नहीं था, वही सर। अगर ये नहीं लिखे होते तो नीचे भी तो लूप था ना सर। तो नीचे तो हमने लूप डिस्प्ले किया ना, नीचे वाला लूप तो डिस्प्ले करने के लिए यूज किया ना, रीड करने के लिए थोड़ा ना यूज किया। मतलब ये ऊपर वाला मतलब वैल्यू स्टोर करने के लिए है सर। परफेक्ट, थैंक यू सर। ठीक है। ये लूप वैल्यू स्टोर करने के लिए है, ठीक है। ये वाला लूप हमने वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज किया है। अगर तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करना है तो भी तुम ये वाला लूप में कर सकते हो जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। समझो अगर मुझे वैल्यू रीड करने के बाद हर एक एलिमेंट का स्क्वायर डिस्प्ले करना होता, क्वेश्चन समझा? हम 5 एलिमेंट्स रीड करेंगे एरे में और डिस्प्ले करते वक्त हर एक एलिमेंट का स्क्वायर डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू हमने रीड किया 1 2 3 4 5, तो हम डिस्प्ले करेंगे 1 4 9 16 25। क्लियर है क्वेश्चन? यस ठीक है। तो चेंजेस कहां पर होगा बताओ? क्या रीड वाले लूप में चेंजेस होगा? नो सर, सी आउट वाले में रीड वाला लूप वैसे ही वर्क करेगा। चेंजेस कहां पर होगा? जहां पर तुम्हारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुम क्या लिख दोगे? यहाँ पर तुम लिख दोगे ए इंटू ए। परफेक्ट, ए इंटू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ आई, समझा? यस सर, सम हाँ डिफरेंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसमें। परफेक्ट, डिफरेंट हम लोग जो चाहे इसके अंदर कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। ये तुम्हारे कैलकुलेशन वाला पार्ट में जो करने का करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसका मेथड मैसेज हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एरे एलिमेंट्स। ओके, अब ये लूप से हम लोग रीड कर रहे हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं एंटर डाल के। 2 तरीके से रीडिंग होता है, इनपुट होता है, ठीक है। तो एंटर यूज करके भी इनपुट कर सकते हो और स्पेस यूज करके भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों एग्जांपल आप लोगों को बता दिया। क्लियर है? ओके, एंटर। यहाँ पर देखो स्क्वायर ऑफ एरे एलिमेंट्स, तो 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, फाइनली 5 का स्क्वायर। क्लियर है? यस मगर लास्ट वाला जो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है इसमें देखो स्क्वायर डिस्प्ले नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें स्क्वायर कुछ किया ही नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, ठीक है। सर एक बार प्रोग्राम दिखाओ। हाँ देखो प्रोग्राम, एक बार सब लोग प्रोग्राम देख लो पूरा, मेथड 3 वाला स्टार्ट टू एंड, डिक्लेरेशन से लेकर के वैल्यू असाइनिंग, जो रीडिंग वाला पार्ट है वो, और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है छोटा सा जो है स्क्वायर किया है वो, और जो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया है वो। समझ लो एक बार अच्छे से, कुछ डाउट है तो अभी पूछ।
ओके, सो सबको क्लियर हो गया है ये प्रोग्राम? हाँ, एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रैंडमली कोई भी प्रोग्राम करने से अच्छा हमें ना बोर्ड्स के क्वेश्चन देखते हैं जो एरे के रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, तो बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा कि बोर्ड में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है एरे को लेकर के, और वो सारे प्रोग्राम्स हम सॉल्व करते हैं। ओके,
तो मैंने कुछ ना क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करके रखा है 2011 से लेकर 2019 नहीं 17 तक। तो हम वो सारे क्वेश्चंस पेपर में डिस्कस करते हैं कि एरे के क्वेश्चंस किस तरीके से आए। ठीक है, CS क्वेश्चन साथ में हम पेपर पैटर्न भी देख लेते हैं कैसा होता है तुम्हारा। जनरली तुम्हारा 50 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 4 MCQ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A 4 MCQ होता है, बी के अंदर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एनी 2। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन 2A और 2B भी थियरी होता है, जिसके अंदर एक एनी 2 होता है 3-3 मार्क्स का, और एनी 1 होता है 4 मार्क्स। सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फॉलो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा प्रोग्राम्स होता है प्योरली। ठीक है, जिसके अंदर एक HTML प्रोग्राम होगा जिसमें तुम्हें डिस्प्ले करने के लिए बोलेंगे इसका आउटपुट क्या होगा वो, और एक होगा जिसका कोड लिखने के लिए बोलेंगे आउटपुट दिया होगा। ठीक है, HTML का ये 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, और दूसरा 2 प्रोग्राम्स होते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम होता है C++ का, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखो तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये पैटर्न फिक्स है, हर साल ऐसे ही पैटर्न आता है। ओके, क्लियर है? यस सर। तो चलो अभी ये देखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड टेस्ट वेदर इट्स प्राइम और नॉट। क्वेश्चन हमेशा 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, और उसी हिसाब से सोल्यूशन लिखने का। ज्यादा ओवर करने के लिए जाओगे ना तो मिस्टेक होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। राइट अ C++ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, एक नंबर रीड करना है और टेस्ट करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। टेस्ट करना है मतलब देखना है कि प्राइम है कि नहीं, और उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करो। राइट अ C++ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड टेस्ट वेदर इट इज प्राइम और नॉट। यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बात नहीं की। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहीं पर भी एरे की बात नहीं की। तीसरा उन्होंने कहीं पर भी फंक्शन की बात नहीं की। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम्हें फंक्शन दिख रहा है, एरे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दिख रहा है नहीं? राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हमको क्या वो iOS stream.h ये सब पूरा लिखना पड़ेगा क्या? प्रोग्राम जब लिखते हो एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ता है। #include iostream.h # तो ये conio.h, उसका फिफ्थ का ए void में भी main braces प्रोग्राम ही open लिखना braces है ना? close वेरिएबल डिक्लेरेशन रीडिंग कैलकुलेशन आउटपुट सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है ना सर? वैसे ही करना है। तो यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि तुमको क्या यूज करना है, फंक्शन यूज करना है कि एरे यूज करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज करना है। तो तुम नॉर्मल प्रोग्राम लिखो। ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है ना तो चुपचाप नॉर्मल प्रोग्राम लिखने का। ओके, क्लियर है? अच्छा, ये प्रोग्राम लिख के बताओगे आपको कि बोर्ड में कैसे लिखोगे तुम? हाँ सर जैसे हम लोग कंपाइलर पे लिखते हैं सब प्रोसेस फॉलो करके वैसे ही लिखना रहेगा ना? ये मैं लिख के बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, रुको मुझे कैमरा ऑन करने दो। मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ कि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया तो तुम कैसे लिखोगे। ठीक है, उसके लिए तुम्हें लॉजिक सब याद होना चाहिए प्राइम नंबर का। ओके, रुक जाओ एक सेकंड। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मतलब? अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो मतलब समझ में आ जाएगा। चलो बैक कैमरा के लिए। हाय सर। ओके, रुक जाओ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ मैं, और मेरे वाले स्क्रीन को पिन कर देता हूँ स्पॉटलाइट। ठीक है, सर एक तो पूछना था बोलो। सर, फर्स्ट टर्म पे करने का लास्ट डे कब है? ओके, फर्स्ट टर्म पे करने का लास्ट डेट मई में ही था, जितनी हो सके उतनी जल्दी पे कर।
ठीक है, हाँ सर कर दूंगा। ओके फाइन। सो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें प्रोग्राम लिखना है इन C++, write a program in C++ to check whether given number is prime or not। यही प्रोग्राम है, अदर वर्ड्स में लिखा हुआ, राइट? क्वेश्चन तो यही है ना, है कि नहीं? यस सर। फाइन। सो यहां पर देखो कहीं पर भी फंक्शन वर्ड नहीं लिखा इस क्वेश्चन में। देयर इज नो फंक्शन वर्ड, देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वर्ड। ठीक है, ये भी वर्ड नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई एरे का वर्ड है कि एरे यूज करना है तुम्हें। तो अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो, ठीक है, तो तुम नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। तुम्हें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको फंक्शन यूज करके बनाओ अननेसेसरी, या उसको अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एरे के बाद हम स्टार्ट करेंगे उससे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करो या एरे यूज करके करो। जब उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है ना क्वेश्चन में, तो नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम लिखने का, ठीक है। ज्यादा उसके अंदर तुम ओवर करने के लिए जाओगे तो मिस्टेक होगा, मिस्टेक होगा तो मार्क्स कटेगा। समझ गए? क्लियर है? ओके, तब तुम एग्जाम में इसका सोल्यूशन कैसे लिखो? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर पहले स्पेसिफाई करो जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5th का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में मेंशन कर देने का शॉर्ट में कि प्राइम नंबर है, ताकि और वाले पार्ट में एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो जाए। अगर तुमने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें 2 पार्ट था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर और फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट? तो तुम फर्स्ट जब मेंशन कर रहे हो तो वहां पर एक शॉर्ट में प्राइम नंबर लिख दो, ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे कि तुम फर्स्ट वाला और है वही वाला प्रोग्राम कर, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, प्रोग्राम लिखना चालू कर दो, ठीक है। उसके पहले हमेशा पेंसिल से प्रोग्राम लिख करके एक बार अंडरस्टैंड कर लेने का कि प्रोग्राम सही है कि नहीं। अब मुझे तो ये प्रोग्राम पता है तो मैं डायरेक्टली पेन से लिखूंगा, मगर आपके केस में आपके पास बहुत टाइम रहेगा, ठीक है। 50 मार्क्स के लिए 3 आवर्स इज मोर देन इनफ। बीच में एक पावर नैप भी ले सकते हो, ठीक है, इतना टाइम होता है। फाइन। सो तो इसीलिए प्रोग्राम अच्छे से पहले पेंसिल से लिखो, ठीक है। उसको समझ लो कि कैसा है, या फिर एंड में जो पेजेस होते हैं, एंड वाला पेजेस आंसर शीट के, तुम उसको भी यूज कर सकते हो। वहां पर पहले प्रोग्राम अच्छे से पेंसिल से लिख देने का, ठीक है। उसको समझ लेने का कि सब बराबर है कि नहीं, फिर पेन से लिखना चालू करने का। जितना तुम कैंसलेशन कम करोगे उतना बेटर है, उतने तुम्हारे मार्क्स स्कोर होने के चांस बढ़ते हैं। तुम ज्यादा कैंसलेशन करोगे तो एग्जामिनर अज्यूम करेगा कि तुमने कॉपी किया है, बाद में उसको करेक्ट, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में कैंसलेशन ना करो तो ही बेटर। फाइन, चलो तो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। वर्ड मेन, जितना हो सके प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। हेलो हेलो, यस सर। जहां जहां पर स्पेस की जरूरत है वहां पर अच्छे से स्पेस दो, ठीक है। जितना हो सके प्रेजेंटेशन अच्छे से रखो, ताकि ऐसा क्लस्टर ना दिखाई दे तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है। सो वर्ड मेन, ब्रेसेस ओपन, ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्मल कंपाइलर में प्रोग्राम लिखते हैं तो ब्रेसेस क्लोज तुरंत ही कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्लोज तो करना ही है। मगर यहाँ पर तो तुम्हारा प्रोग्राम आएगा उसके बाद क्लोज, ठीक है। सो ब्रेसेस ओपन हो गया। फिर प्राइम नंबर का लॉजिक ये है कि हम एक नंबर रीड करेंगे, नंबर रीड करके डिवाइसेस वो काउंट करेंगे। डिवाइसेस अगर 2 है तो नंबर प्राइम है, अगर 2 नहीं है तो नंबर प्राइम नहीं है। वो हमारा मेन फॉर
जो लॉजिक है लूप है उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। सो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा एक इंट n, जो नंबर रीड करेंगे वो, एक i यूज होगा लूप के लिए, ठीक है, और एक डिवाइजर रीड करने के लिए d इक्वल टू 0 यूज होगा। फाइन, ये सारा चीजें तुम पहले पेंसिल से कर लो, इन केस अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना होगा तो तुम जब पेंसिल से लिख रहोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई वेरिएबल मिस हुआ है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन के बाद हम सी आउट स्टेट में लिखेंगे वैल्यू रीड करने के लिए सी आउट एंटर अ नंबर टू चेक इट्स प्राइम और नॉट। तुम कैसे मैसेज लिखते हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन में इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जाके जगह नहीं थी, तुम अगर 1 लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। फाइन, क्लियर है। सी आउट के बाद तुम्हारा सी इन आएगा, जो तुम वैल्यू रीड करोगे सी इन एन। फाइन, फिर तुम्हारा लॉजिक आएगा फॉर आई इक्वल्स टू, डिवीजन स्टार्ट करने का तो 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ओके। जहां पर सेमीकोलन चाहिए वहां पर अच्छे से सेमीकोलन दो ताकि समझ में आए कि सेमीकोलन ही है, कॉलन नहीं देने का, ठीक है। लेस देन इक्वल टू सब परफेक्ट होना चाहिए। फाइन, ब्रेसेस ओपन, ओके। फिर हम ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब ब्रेसेस ओपन करने के बाद वी विल राइट अवर लॉजिक। लॉजिक क्या है, इफ n मॉडुलस i exactly equals to 0, we will increment the value of d, so d plus plus। ये हमारा if क्लोज हो गया, ये हमारा for क्लोज हो गया। तो इस तरीके से लिखो कि एग्जामिनर को एक ही ग्लैंस में समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर ओपन हो रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि क्लोजिंग ब्रेसेस किधर है फॉर का, क्लोजिंग ब्रेसेस किधर है if, ठीक है। जहां पर स्टेटमेंट क्लोज करना है वहां पर अच्छे से सेमीकोलन दो। जैसे देखो यहाँ पर सेमीकोलन दिया है, यहाँ पर सेमीकोलन दिया है बराबर से, यहाँ पर सेमीकोलन दिया है, ठीक है। ये सी इन तक सेमीकोलन है। फाइन, ये सब मिस नहीं करने का। अगर ये सब जितना भी छोटा छोटा एरर करोगे ना तो मैं तुम्हारे मार्क्स कट होंगे, ओके। फिर फाइनली आ जाता है हमारा इफ कंडीशन चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं। सो इफ d exactly equals to 2, then see out, मैसेज के वेरिएबल के साथ प्रिंट कर सकते हो n is prime, ब्रेसेस क्लोज इफ वाला, else का ओपन, see out, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जब बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे प्रोग्राम के, तो इस तरीके से तुम्हें प्रोग्राम अच्छे से लिखना पड़ता है, ठीक है। वो लाइन भी मारना रहेगा कि कौन सा कहाँ क्लोज हो रहा है। क्या हो गया सर, वो लाइन भी मारना रहेगा कि कौन सा नहीं, ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मारा है, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं। ओके, ये आप लोगों को समझ में इसीलिए मारा है मैंने, ठीक है। मैं उसे रेड से मार देता हूँ, ये वाला पार्ट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये खाली बस हमें समझ में आए कि सब बराबर से क्लोज हुआ है, इसीलिए किया है, ओके। और अगर तुम्हें आंसर को और अच्छे से सपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम को, तो एक सैंपल आउटपुट भी तुम लिख सकते हो, ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ये जो सैंपल आउटपुट है कंपलसरी नहीं है, मगर तुम्हें अगर अच्छे से अपने प्रोग्राम को सपोर्ट करना है कि तुम्हारा प्रोग्राम परफेक्ट है, तुम्हें लॉजिक सब समझ में आता है, तो एग्जामिनर के लिए एक सैंपल आउटपुट भी दे सकते हो। तो सैंपल आउटपुट में जो जैसा तुमने प्रोग्राम लिखा है उस हिसाब से ही दिखने का हमेशा, कि जैसे प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है तो उसमें 2 केस होगा ना, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में एंटर, ये पूरा मैसेज आएगा तुम्हारा, ठीक है, जो यहाँ पर मैसेज है, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, तुम वैल्यू रीड करोगे, समझो 5। इसका फोटो भेज सकते हो ना व्हाट्सएप पे? 5 इज ये तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड ही कर दूंगा ना, तो फोटो की क्या जरूरत है। हाँ सर, वो ठीक है।
तो 5 इज प्राइम, ये केस 1 है। फिर केस 2, वापस से तुम्हारा एंटर वाला मैसेज आएगा, तुमने नंबर एंटर किया 10, 10 इज नॉट प्राइम। तो जैसा तुमने प्रोग्राम लिखा है उस हिसाब से तुम सैंपल आउटपुट सपोर्टिंग के लिए दे सकते हो, ठीक है। मगर सैंपल आउटपुट देना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। इसका कुछ मार्क्स नहीं होता है सैंपल आउटपुट का। फाइन, मार्क्स तुम्हारे प्रोग्राम का ही होता है। तो तुम्हारा प्रोग्राम परफेक्ट होना चाहिए, सेमीकोलन वगैरह सब कुछ बराबर होना चाहिए। हाँ बोलो। सैंपल आउटपुट हम लोग को नेक्स्ट पेज पे देना होगा ना कि जैसे आपने यहाँ पे इसके बाजू में लिख दिया स्पेस ना होने की वजह से। ऑफ कोर्स, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। नीचे एरिया होगा तुम्हारे पास या नेक्स्ट पेज पे भी तुम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पर तुम्हें एरिया है वहां पर दे दो। ये तो यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्लियर है। तो सैंपल आउटपुट देना कंपलसरी नहीं होता है, याद रखना। इसका कोई मार्क्स नहीं है सैंपल आउटपुट का, मार्क्स तुम्हारे प्रोग्राम का ही है। अब मार्क्स कट्टे कहाँ पर है और मार्क्स सबसे ज्यादा मिलता कहाँ पर है? लॉजिक, मेन पार्ट होता है तुम्हारा लॉजिक, ठीक है। सबसे ज्यादा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। ये 5 मार्क्स में तुम्हारा मैक्सिमम 2.5 मार्क्स लॉजिक का ही होता है, ठीक है। तो लॉजिक तुम्हारा परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर है, समझा सबको। और कैंसलेशन मार्क्स कटने के चांसेस कहाँ पे रहते हैं? जैसे तुमने सेमीकोलन डालना भूल गए, ठीक है, तुम डबल कोट्स डालना भूल गए गलती से, तुमने हैश इंक्लूड लिखना भूल गए दोनों, फाइन। फिर वॉइड मेन की जगह पर तुमने वॉइड मेन तो लिखा है मगर ये पैरेंथेसिस डालना भूल गए तुम, ओके। उसके बाद तुमने सी आउट स्टेटमेंट लिखा है तो सी आउट को गलती से तुमने सी आउट जो एन है उसको तुमने गलती से डबल कोट्स में लिख दिया, या सी आउट के साथ ये सिंबल यूज नहीं किया जो सी आउट वाला सिंबल है वो, ओके। तो ऐसे छोटी छोटी जगह होता है जहां पर तुम्हारा मार्क्स कट होता है। अगर तुम्हें आउट ऑफ चाहिए तो इतना भी सिली सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जितना भी तुम मिस्टेक करते हो उतना तुम्हारा मार्क्स कट होता जाता है। क्लियर है। तो जितना हो सके परफेक्ट लिखो, मिस्टेक मत करो, ठीक है। कैंसलेशन मत करो, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जितना तुम परफेक्ट लिखोगे उतना मार्क्स तुम्हारा अच्छे से स्कोर होगा, फाइन। तो इस तरीके से तुम्हें बोर्ड में प्रोग्राम लिखना रहता है। क्लियर है, ओके सर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा 4 बार रीड करो। ये वाला प्रोग्राम हम फंक्शन से भी कर सकते थे ना, एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकते थे प्राइम करके, चेक प्राइम करके, और उसके अंदर हम ये पूरा लॉजिक लिख करके वेरिएबल पास करके प्रिंट कर सकते थे। फंक्शन से भी पॉसिबल था, मगर जब ये प्रोग्राम फंक्शन से करते तो तुम्हारा एरर होने का चांसेस ज्यादा है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने खाली बस बोला कि एक प्रोग्राम लिखो और चेक करना कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो जब चीजें स्पेसिफाई नहीं की है ना तो उसको यूज मत करो, ठीक है। तुम फंक्शन से करोगे तो भी 5 मार्क मिलेगा, नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी 5 मार्क मिलेगा, मार्क ज्यादा नहीं मिलने वाला फंक्शन से, ओके। क्लियर है सबको। क्लियर है क्या सबको? यस सर। हाँ सर। इसीलिए क्वेश्चन को 4 बार रीड करो, 5 बार रीड करो। क्वेश्चन में क्या पूछा है खाली उसी के ऊपर फोकस करो, ओके। चलो ये वीडियो हम करते ऑफ, स्पॉटलाइट। ओके, सो फिलहाल ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो 2011 का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर एरे के बारे में उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। जीसीडी का पूछा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हमारा हो चुका है ना, हुआ है ना जीसीडी? अरे हुआ है कि नहीं हुआ जीसीडी? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हुआ सर। हुआ है, ठीक है। तो जीसीडी वाला प्रोग्राम पूछा है, ये भी तुम नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। तो 2011 में कोई भी एरे के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। तो चलो 2012 का क्वेश्चन पेपर 2012 में एक क्वेश्चन है, राइट अ सीक्वेंस प्रोग्राम दैट विल रीड लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ये एरे के रिलेटेड प्रोग्राम है मगर ये स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग ये स्ट्रिंग जब स्टार्ट होगा तब ये प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। ये देखो फंक्शन वाला प्रोग्राम पूछा है इसने। Write a program in C++ to find GCD and LCM of the two inputted numbers using the function enter and compute.
एंटर एंड कंप्यूट फंक्शन यूज करके तुम्हें ये प्रोग्राम लिखना है। अब तुम डिसाइड करोगे कि एंटर के अंदर तुम क्या लॉजिक लिखोगे और कंप्यूट के अंदर क्या लॉजिक लिखोगे। ठीक है, ये प्रोग्राम सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैं शेयर कर दूं, आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ सर। हाँ, मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग सॉल्व करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक है, Yes, sir. ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैं जो लिंक है ना जो हमने बनाया है सॉल्यूशन शेयर करने का, उधर ही प्रोग्राम वाले में ही मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे तो एरे हमने आज स्टार्ट किया है। एरे के कुछ प्रोग्राम्स हमने देखे, नॉर्मल प्रोग्राम देखा है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। ये सम एंड एवरेज वाला प्रोग्राम है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम हम करेंगे, देखते हैं सिलेबस में कौन सा प्रोग्राम है। तो जो एरे हमने स्टार्ट किया उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, मैं जितना हो सके मैं काम करूंगा, नोट्स को अच्छे से कंपाइल करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, पूरा नोट्स जितना हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी। तो एक बार आप लोग पढ़ लेना इसे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इजी हो जाएगा हमें समझना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जितना हो सके उतना प्रोग्राम सॉल्व। ठीक है, हाँ सर। ओके, चलो फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।